नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और हमारे साथ इस टाइम मौजूद है नारी तू नारायण समिति के अध्यक्ष श्री सविता आर्या जी। फिलहाल मैम, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार जी। फिलहाल आपने हमेशा सविता आर्या जी को देखा होगा। कैसे देखा होगा कि हमेशा कहीं ना कहीं ये किसी भी के रूप में सहायता के रूप में पहुंच जाते हैं। चाहे किसी को भी सहायता की जरूरत हो, चाहे महिला की बात कह लीजिए, पुरुष की बात कह लीजिए, या किसी लड़की की बात कह लीजिए, मतलब हमेशा ये बढ़ चढ़कर इन कार्यों में आगे रहते हैं। जहाँ प्रशासन नहीं पहुँच पाता, वहाँ सविता आर्या जी हमेशा पहुँच जाते हैं। तो सविता आर्या जी, सबसे पहले आपसे मेरा ये पहला सवाल कि नारी तू नारायणी समिति है क्या? नारी तू नारायणी उत्थान समिति महिलाओं के उत्थान के लिए काम करती है और हमेशा ज़रूरतमंद और जो बेटियां हैं उनकी आवाज़ को बुलंद करती है। यही लक्ष्य है नारी तू नारायणी उत्थान समिति का। तो नारी तू नारायण समिति आपने कब आरंभ करी, कब स्टार्ट करी? वैसे तो मैं समाज में जो मैं काम करती थी तो मैं 21 जून 2015 से मैंने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन मैंने नारी तू नारायणी उत्थान समिति जो बनाई थी वो 2016 में बनाई थी। वैसे आप हमेशा देखा जाए आप 24 घंटे एक्टिव रहते हैं। कभी भी कहीं भी नारी की बात कह लीजिए, चाहे कोई महिला या कोई भी गर्ल की बात कह लीजिए, आप हमेशा एक्टिव रहते हैं। कभी भी कोई भी समस्या आपके पास आती है, चाहे वो रात को आए, आप हमेशा उस समस्या का निवारण करने के लिए पहुंच जाते हैं। सबसे पहले तो आपसे ये भी पूछूंगा कि आपको इतनी प्रेरणा और इतनी एक्टिवनेस कहाँ से मिलती है? प्रदीप जी, ऐसा है कि जब हम कोई भी काम अगर हम करते हैं, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में है, चाहे कोई राजनीति क्षेत्र में है, चाहे किसी में भी है, कोई भी आदमी, चाहे बच्चा स्टूडेंट भी है, चाहे कोई भी है, वो जिस भी कार्य में है तो उसने अपना 100% देना चाहिए। तो मैं जब सामाजिक कार्य करता हूँ और समाज में नारी उत्थान के लिए काम करती हूँ तो मैं अपना 100% देने की उसमें कोशिश करती हूँ। अगर हम अपने कर्तव्य के प्रति भी अगर हम सचेत नहीं है, अपने कर्तव्य के प्रति भी अगर हम उसको भी 100% नहीं दे सकते तो हमारा सामाजिक में समाज में कार्य करना या हमारा समिति बनाना या अपने आप को सोशल वर्कर कहना मेरे हिसाब से गलत होगा। तो इसलिए मैं अपने कर्तव्य के प्रति, अपने धर्म के प्रति मैं हमेशा ही अग्रणी इसलिए रहती हूँ क्योंकि वो मेरा समिति बनाने के बाद भी लगा लो और सोशल काम जब मैं करती हूँ तो ये हमारा दायित्व बन जाता है कि समाज में किसी को भी हमारी ज़रूरत है तो हम उसमें 100% देने की सिर्फ कोशिश करते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार। ठीक है। कभी सविता जी, कभी आपके साथ कभी ऐसी कोई समस्या उत्पन्न हुई, क्योंकि आप हमेशा इतने एक्टिव रहते हैं अपने कार्य को लेकर, और कभी भी कोई भी समस्या उत्पन्न होती है, चाहे वो पानीपत के आसपास के क्षेत्र की हो, आप हमेशा वहाँ पहुँच जाते हैं। आपको कभी भी कॉल भी आता है, आप पहुँच जाते हैं। कभी ऐसी समस्या हुई कि आपको कभी कहीं से धमकी वगैरह मिली हो या कोई ऐसा फ़ोन आया हो कि भाई आपको ये कार्य नहीं करना है? कभी ऐसे आपके साथ कोई समस्या उत्पन्न हुई? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है, लेकिन धमकी वगैरह ऐसे हो जाता है कई बार। देखो, अगर हम कोई लड़ाई लड़ते हैं तो इसमें अड़चने तो आती हैं। बिल्कुल। कोई ना कोई अड़चने आती हैं, कोई ना कोई सिफारिश करवाता है कि भी आप उल्टे हट जाओ इस केस से। कोई कहता है कि आप बीच में ना आओ, क्योंकि जब लोगों को पता लग जाता है कि भी इस केस के अंदर सविता आर्या आ गई तो लोग घबरा जाते हैं। तो ऐसे बहुत से होता है कि भाई कोशिश करते हैं कि भाई आप एक बार सविता आर्या को कह दो या हमारी भी सुन ले, एक बार वो मतलब उल्टी हट जाए। लेकिन ये बहुत बार हुआ है, लेकिन मैं अपने जो जो मेरा कर्तव्य है, मैं अब जो मेरा स्वाभिमान है उसे मैं कभी समझौता नहीं करती। जो मेरा स्वाभिमान यही कहता है कि मैं हमेशा सच के साथ खड़ी हूँ, तो मैं सच की लड़ाई लड़ती हूँ, सच के साथ खड़ी रहती हूँ। इसमें चाहे कितनी भी अड़चन आए, उसका मुकाबला करने के लिए मैं हमेशा तैयार रहती हूँ। और आपको पता भी है कि धमकियाँ तो ऐसे मिलती रहती हैं। एक बार धमकी भी मुझे मिली थी और मुझे पुलिस सिक्योरिटी भी मिली थी, लेकिन कहते हैं कि लड़ाई तो खुद ही लड़नी है, सिक्योरिटी कब तक मिलेगी। तो जब समाज में, वो हरियाणा में एक कहावत है कि उखड़ में सिर दे लिया था मुसड़ के डरना। तो भाई जब समाज में काम करने के लिए निकल ही गए तो डरने की कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें। हम तो अपनी बेटियों के लिए, अपनी महिलाओं के लिए, गरीब के लिए, ज़रूरतमंद के लिए
हमेशा कार्य करते रहेंगे इसके लिए, चाहे अपनी जान भी देनी पड़े तो वो भी कुर्बान है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जितनी महिलाएं हैं और जितनी लड़कियां हैं उनके लिए आप प्रेरणा स्रोत है। और कहा जाए तो जैसे हम लोगों ने मीट भी करते हैं, काफ़ी लोगों से हमारी मुलाकात भी होती है, जब आपकी बात आ जाती है तो एक आपको एक अर्जुन वॉरियर की तरह देखा जाता है। जिस प्रकार से जो अर्जुन होता है एक वॉरियर योद्धा होता है, आप एक योद्धा भी है। जो महिलाएँ हैं, जो लड़की हैं, उनके लिए आप एक प्रेरणा स्रोत है। फिलहाल एक सवाल और आपसे कि कभी ऐसा भी हुआ कि कई बार झूठे केस आ जाते हैं गर्ल्स को लेकर या महिलाओं को लेकर, एलिगेशन लगा दिए जाते हैं कि उसको झूठे लोगों को केस में फंसा दिया जाता है, तो उन केसों से आप कैसे निपटती है? ऐसा कि मेरे पास महिलाओं के ज़्यादातर केस आए हैं जिसमें कहीं ना कहीं वो झूठ बोलती हैं। जैसे उसमें क्या होता है कि कई बार महिला के आपस में दोनों की रजामंदी से रिलेशन होते हैं और उसके बाद जब उनकी बिगड़ जाती है तो वो मतलब थाने में दरखास्त लेके जाते हैं। उसके बाद उसके ऊपर रेप का झूठा मुकदमा दर्ज करवा देते हैं या छेड़खानी का। कई बार क्या होता है कि अड़ोस पड़ोस में कोई और लेन देन का मामला होता है, तब उनकी लड़ाई हो जाती है तो तब भी वो इल्ज़ाम लगा देते हैं कि भी मेरे साथ छेड़खानी करी, ये करा। तो वो अलग होता है। जब मेरे पास वो केस, इस तरह के कोई केस आता है तो मैं जैसे पुलिस में तो शिकायत होती ही होती है, लेकिन मेरे पास भी जब वो केस आता है तो मैं उसकी गहनता से मैं खुद भी जांच करती हूँ। पुलिस को बगैर बताए भी मैं करती हूँ। जैसे मान ले मेरे पास कोई केस आ गया, फ़ोन आ गया कि भी फलाना, तो उसके आस पड़ोस में मैं देखती हूँ, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ और वैसे भी समाज में मुझे जानते तो हैं ही लोग, तो मैं उसके आस पड़ोस में पता करती हूँ इसमें सच क्या है, झूठ क्या है। क्योंकि हमेशा है ना दूसरा आदमी बताता है, बिल्कुल बिल्कुल अपने आप कोई नहीं बताएगा। ना पुलिस बताएगी झूठ सच क्या है, या ना जो शिकायत लेके आता है वो बताएगा, ना दूसरा पक्ष बताएगा। क्योंकि हमेशा पीड़ित अपने आप को पीड़ित दिखाता है और जो दोषी होता है वो अपने आप को निर्दोष दिखाने की कोशिश करता है। उनको छोड़ के मैं थर्ड आदमी से पूछती हूँ, उसके आस पड़ोस में या उसके रिश्तेदारों में, मैं उनसे मतलब पता करती हूँ कि भी क्या ये वाकई में सच है। उसकी मैं गहनता तक जाती हूँ। जब वहाँ तक मैं जाती हूँ तो मैं सच और झूठ, फिर मैं उसके बाद जो जांच अधिकारी होते हैं या थाने के इंचार्ज होते हैं उनको मैं सच्चाई बताती हूँ भी यहाँ तक ये चीज़ है। चाहे मैंने अधिकारियों को भी बतानी पड़ती है, मैं अधिकारियों को भी वो बातें बताती हूँ। जब नीचे कोई सुनाई नहीं करता तो मैं ऊपर अधिकारियों को भी वो बातें बताती हूँ कि ये केस आया था मेरे पास और ये केस यहाँ तक सच है, मेरे पास आया था ये, लेकिन इसमें यहाँ तक सच है और इसके बाद ये झूठ है। उसके मैं पूरे जितने सबूत होते हैं मैं अधिकारियों को वो सबूत भेजती हूँ। क्योंकि मैं ये ज़रूरी नहीं है कि कोई मेरे पास पीड़ित बन के आ जाता है और दूसरा पक्ष मेरे पास नहीं आया तो इसका मतलब मैं उस पीड़ित के साथ ही हूँ। वो मेरा कर्तव्य और धर्म नहीं है। मेरा धर्म वो है, अगर मेरे पास कोई आया, अगर वो पीड़ित बन के आया है, वो पीड़ित नहीं है, वो खुद दोषी है और मुझे उस चीज़ का पता लग जाए, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं दूसरे पक्ष से बात करूँ। मैं कभी दूसरे पक्ष से बात नहीं करती। उसके बावजूद भी मेरा जो कर्तव्य है मैं उसका पालन करते हुए अधिकारियों के संज्ञान में वो मामला डालती हूँ कि ये यहाँ तक सच है और इसके बाद ये झूठ है। कहीं बात करें तो अधिकारी की, जिस प्रकार से आप बात कर रहे हैं, कभी ना कभी तो ऐसा भी होगा इन केसों में कि कोई अधिकारी भी लिप्त होता है, वो भी इस मामलों में उस मामले को तूल बना देते हैं, मामले को झूठा फंसा देते हैं, मतलब सामने वाले की सुनते नहीं है। कई बार आपको अधिकारियों की भी शिकायत आती होगी, प्रशासन की भी शिकायत आती होगी कि हाँ भाई मैम वो हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। कुछ बार ऐसे भी केस आते होंगे आप पे? नहीं, ऐसा तो क्या होगा, कोई मान ले पानीपत के अधिकारियों तक बात आई तो ऊपर भी तो है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो ऊपर तक भेज देते हैं शिकायत। फिलहाल आपने देखा इस टाइम हमारे साथ सविता आर्य जी थी, जिनसे काफ़ी सारी बातें हुई। अपनी जो नारी तो नारायण समिति है उनके बारे में काफ़ी विस्तार पूर्वक बताया और काफ़ी प्रेरणा स्रोत है, जिन्हें अर्जुन वॉरियर जिन्हें कहा जाता है, एक योद्धा के रूप में पानीपत में नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में देखा जाता है। कहीं पर भी किसी महिला या किसी लड़की के साथ कोई भी अगर जाती होती है तो उनके लिए हमेशा 24 घंटे ये तैयार रहते हैं और इतने एक्टिव है। आप देख सकते हैं कि आप भी अगर हमारे चैनल के माध्यम से इन्हें देख रहे हैं, अगर आपको भी कभी किसी समस्या से आप लोग रूबरू हो रहे हैं या समस्या आपके सामने आ रही है तो सविता आर्य जी से जरूर मिलिएगा, क्योंकि ये हर किसी को अपने पारिवारिक तौर पर समझती है। ऐसा नहीं है कि आप अगर इनके सामने समस्या लेकर आएंगे ये सुनेंगे नहीं, ये बिल्कुल सुनते हैं और उस समस्या के, जैसे कि उन्होंने बताया, कि पूरी तह तक जाते हैं। फिलहाल मैम आपसे आखिरी सवाल, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका क्योंकि आपका समय बहुत बिजी होता है। आखिरी सवाल कि महिलाओं और जो लड़के हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं अपनी बेटियों को कहना चाहती हूँ कि आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित करके आपने काम करना है और हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आपने चलना है और एक अपना लक्ष्य बनाना। जिस तरह अर्जुन
ने मछली की आंख में देख के अपना लक्ष्य निर्धारित किया था, ऐसे ही क्योंकि बहुत बेटियों को बहुत सी समस्याएं आती हैं। हमें भी, मैं भी ग्रामीण परिवेश में पली बड़ी हूँ, बहुत सी समस्याएं हमारे सामने भी आई और हम उस सभी चुनौतियों का सामना करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैं बेटियों को यही कहना चाहूँगी कि आपने हर चुनौती का सामना डट के करना है और आपने चरित्रवान बनना, गुणवान बनना, संस्कारवान बनना है। और कोई भी आपसे अगर कोई ये झूठी अगर मान ले कोई आपसे शिकायत करवाने की कोशिश करे या आपको गलत फंसाने की कोशिश करे तो आपने डरना नहीं है, उसका मुकाबला करना। क्योंकि बेटियों को खासकर दबाया जाता है, डराया जाता है घर में ही, तो बेटियां वहाँ से डर जाती, दब जाती हैं, तो फिर आगे भी वो नहीं बोल पाती। हम ये नहीं कहते कि आप लड़ाई करो, झगड़ा करो, लेकिन अपनी बात को आप इस तरीके से रखो कि आपका परिवार भी आपकी बात को समझे। आपने उदाहरण देना है तो आप अपने माता पिता को या अपने परिवार को, किसी को भी देना, आपने वो उदाहरण देना है जो हमारी जो बेटियां हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, उनका उदाहरण दो और अपने माता पिता को कहो कि भी हम भी वही बेटियां हैं और हम भी आपका नाम रोशन करेंगे। और मैं ये कहती हूँ कि बेटियों को गर्व होना चाहिए अपने ऊपर कि, क्योंकि मैं तो अपनी माँ पे भी गर्व करती हूँ और अपनी माँ की धन्य भी हूँ, क्योंकि उस टाइम पर भ्रूण हत्याएं बहुत ज़्यादा होती थी, आपको पता हरियाणा बदनाम भी था भ्रूण हत्या को लेके। और मैं तो हमेशा अपनी माँ का धन्यवाद करती हूँ कि मेरी माँ भी अगर मुझे गर्भ में मरवा देती तो आज मैं आपके सामने बैठी नहीं होती। तो मैं हमेशा धन्यवादी हूँ अपनी माँ की। और मैं ऐसे ही बेटियों को कहती हूँ कि आप अपने माता पिता की धन्यवादी बनो और अपने माता पिता का नाम रोशन करो, अपने माता पिता का नाम रोशन करो कि आपके नाम से ही आपके माता पिता पहचाने जाएं। आप एक अपनी ऐसी पहचान बनाओ, क्योंकि हमेशा माता पिता से बच्चे को पहचाना जाता है, लेकिन एक अपना नाम ऐसा बनाओ कि आपके नाम से ही आपके माता पिता की पहचान बने। तो बेटियों ने ऐसा बनना। और खासकर मैं बेटों को भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आप भी संस्कारी बनो, क्योंकि जो बेटे संस्कारी होंगे तो हमारा जो समाज है वो वैसे ही सुरक्षित रहेगा, हमारी बेटियां ऐसे ही सुरक्षित रहेंगी। क्योंकि आज बेटों को संस्कारी होना बहुत ज़रूरी है। बेटों के अंदर अगर संस्कार होंगे तो कोई भी जो घटना है वो बेटियों के साथ नहीं घटेगी। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहती, कहते हैं कि देखो बेटा और बेटी दोनों एक ही माँ की कोख से जन्म लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी परवरिश ऐसी होती है, कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता ऐसी बन जाती है जो वो मतलब उस तरफ चले जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि माता पिता से भी आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे, चाहे बेटा है चाहे बेटी है, दोनों को संस्कारी होना आज बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अकेले हम बेटी को संस्कारी बना देंगे, बेटा संस्कारी ना हो, या बेटे को बना देंगे बेटी ना हो, तो दोनों को संस्कारी बनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि संस्कार अगर होंगे तो हम सभ्य समाज का निर्माण कर सकते हैं। और हर आदमी का, हर व्यक्ति का दायित्व बनता है कि समाज में 100% दे, क्योंकि अगर हम समाज में पैदा हुए हैं, समाज के लिए हम बनाए हैं, तो जिस तरह हम अपने परिवार के लिए करते हैं, इसीलिए अगर हम समाज के लिए करेंगे तो एक सभ्य समाज का निर्माण हम कर सकते हैं। अगर सभ्य समाज हमारा सभ्य होगा तो हम भी खुल के जी सकते हैं। और मैं एक और बात भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, महिलाएं जो होती हैं, मैं खासकर अपने से लेके मैं कहती हूँ कि हमें कई बार कहते हैं कि लोग हमें इज्जत से नहीं देखते, महिलाओं की इज्जत नहीं करते, लेकिन मैं ये कहती हूँ इज्जत हमें बाद में चाहिए ना, हमें बराबरी नहीं, मतलब कहते हैं कि महिलाओं को बराबरी नहीं करते, मतलब दर्जा नहीं दिया जाता। हाँ, जिस तरह पुरुषों को दिया जाता। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हमें बराबरी नहीं चाहिए, हमें इज्जत चाहिए। क्योंकि महिला क्या होता, महिला इज्जत की भूखी होती, चाहे वो बेटी है चाहे वो बहू, मतलब किसी के रूप में भी महिला को इज्जत हो, सबसे पहले इज्जत हो। बिल्कुल बिल्कुल। अगर महिला को आप इज्जत नहीं दोगे तो वो कोई भी काम नहीं कर पाएगी। अगर महिला को आप इज्जत दोगे तो वो भाग भाग के काम करेगी। मतलब कहने की बात यह है कि चाहे आप बीवी के रूप में कह लीजिए, माँ के रूप में कह लीजिए, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, सबको इज्जत देते हो, तो आपको सभी महिलाओं को इज्जत देनी चाहिए। बिल्कुल। महिला को कुछ नहीं चाहिए, महिला इज्जत वाली होती है, महिला को इज्जत चाहिए। अगर आप महिला को इज्जत से देखोगे तो अपने आप ही समाज में अच्छा लगेगा। लेकिन मैं एक बात और भी कहना चाहती हूँ, मैं अपनी खासकर मैं महिलाओं को कहना चाहती हूँ, कई बार महिलाएं भी, जब मैं बहुत दुखी होती हूँ जब अपने जो उनको अधिकार मिले हैं उनका दुरुपयोग जब महिलाएं करती हैं, और हमें जब पता लगता है, उससे क्या होता है कि एक महिला अगर कोई गलत कर देती है तो उससे हमारे को समाज में एक गलत मैसेज जाता है। और जो अच्छा काम करने वाली महिला होती है, अच्छी महिलाएं भी होती हैं, उनको भी फिर उसी दृष्टि से देखा जाता। तो मैं महिलाओं को भी कहना चाहती हूँ कि आप समाज में कुछ अच्छा देने की कोशिश करें, क्योंकि महिला जो होती है उसके कंधों पे ना 3 जिम्मेवारियाँ होती हैं। एक अपने परिवार की होती है, एक अपने समाज की होती, मायके की भी होती है, ससुराल की भी होती है, और अपने समाज की भी होती है। 3 जिम्मेवारी जो हो वो महिला के कंधे पे होती है। और सारा जो दायित्व वो एक महिला अपने परिवार को अच्छे तरीके से संभाल सकती है पुरुषों की बजाय।
बिल्कुल। अगर महिला, क्योंकि कहते हैं कि अगर महिला नहीं तो पुरुष भी नहीं, अगर हम नहीं होते तो आपका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है कि एक महिला ही है जो अपने परिवार को, अपने समाज को सभ्य बना सकती है। एक महिला ही है जो अपने परिवार को बर्बाद कर सकती है। तो खासकर मैं ये कहना चाहती हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है उस टाइम पे उनको नहीं पता होता, जैसे मान ले बचपन में नहीं पता होता, जवानी में नहीं पता होता, तो उनको क्या होता है कि बुढ़ापे में जाके उस चीज़ का एहसास होता है कि उस टाइम पे अगर हम ये चीज़ नहीं करते तो आज हम पता नहीं कहाँ होते। और मैं कहती हूँ कि हमेशा ये आप एक उदाहरण बनिए। मरना और जीना ये हमारे हाथ में नहीं है, कोई परमात्मा के हाथ में। हाँ, अगर हम ये सोचें कि अगर मैं ये काम करूंगी तो मुझे कोई मार देगा, या मैं ये करूंगी तो मेरे साथ ये हादसा हो जाएगा, या मेरे साथ ये हो जाएगा। अगर हम अपनी जगह सही हैं, अगर हम अपनी जगह सक्षम हैं, अगर हम डट के खड़े हैं, अगर हम सत्य के साथ खड़े हैं, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो महिला को झुका सके। दुनिया की कोई भी ताकत नहीं है कि महिला के साथ कोई बुरा कर सके। मैं तो ये कहती हूँ कि मैंने अपने आप को इतना सक्षम बनाया है कि दुनिया की किसी की हिम्मत नहीं कि मेरे सामने कोई भ्रूण हत्या जैसे पाप की जो घटना है वो मेरे सामने आ जाए, या बेटियों के साथ छेड़खानी की घटना मेरे सामने कोई लड़का किसी लड़की के ऊपर टोंट कर दे, या कोई लड़का लड़की के साथ ऐसे कर दे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अपने आप को इतना सक्षम बनाओ कि किसी की हिम्मत ही ना हो कि कोई आँख उठा के देखे। आपने देखा भी होगा कि कितनी बार मैं प्रोग्रामों में होती हूँ, चाहे गौशाला के प्रोग्राम है, चाहे खेलों के प्रोग्राम है, कई बार ऐसा होता है कि मैं हजारों पुरुषों के बीच में मैं अकेली महिला होती हूँ। तो हम कहते हैं कि हम अपने आप को इतना सक्षम बनाएं कि हम हजार पुरुषों के बीच में भी अगर हम खड़े हैं तो हमें वो जो व्यक्ति हमारे पास, क्योंकि हम पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, हमारे पास में अगर कोई खड़ा है तो हमें बुरी दृष्टि से नहीं देख सकता, क्योंकि हम आपको अपने भाई की तरह मानते हैं तो आप भी हमें अपनी बहन की तरह मानेंगे। अगर किसी बच्चे को मैं अपने बेटे की तरह मानती हूँ तो भी मुझे अपनी माँ की तरह मानेगा। तो ये क्या होता है, ये हमारे अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो उसी दृष्टि से इंसान देखता है। हमारी आंखों का दोष होता है, दृष्टि किसको क्या दिखे, कहते जैसी दृष्टि देखो वैसा पाओगे। अगर हमें कोई अच्छा दिखता है, हम किसी को अच्छा देखते हैं, मैं कभी भी किसी के अंदर कोई कमी नहीं निकालती। मैं कभी किसी के अंदर ये नहीं कहती कि इस इंसान के अंदर ये कमी है, या इस महिला के अंदर ये कमी है, या इसका करैक्टर ऐसा है, इसका करैक्टर ऐसा। मैं कभी भी किसी महिला के ऊपर कोई भी टिप्पणी नहीं करती। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हर इंसान को एक मौका जरूर मिलना चाहिए। गलतियाँ हो जाती है इंसान से, क्योंकि कई बार अनजानपने में गलतियाँ हो जाती, लेकिन एक मौका उनको मिलता है तो उसमें उनको सुधार लेना चाहिए। मैं यही कहना चाहती हूँ। फिलहाल देखा आपने कि सविता आर्या जी ने कितना सुंदर मैसेज दिया उन सभी महिलाओं के लिए, उन सभी लड़कियों के लिए जो फिलहाल घर में भी रहती है, जो गृहिणी होती है, जो पढ़ती भी है, उनके लिए भी बहुत अच्छा मैसेज, और युवाओं के लिए भी मैसेज कि अगर आप जिस प्रकार की दृष्टि रखोगे उस प्रकार की दृष्टि पाओगे। तो सीधी तौर पर बहुत अच्छा जवाब दिया और बहुत अच्छे प्रश्नों का उत्तर दिया सविता आर्या जी ने। फिलहाल आपसे सीधे तौर पर अपील, जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मेरे सहयोगी वैभव छाबड़ा के साथ मैं प्रदीप परे। जय हिंद, जय भारत।